दोस्तों, आप लोगों ने आज से पहले नेटफ्लिक्स, ओटीटी या फिर किसी अन्य वेबसाइट पर ऐसे बहुत से सीरियल किलर की कहानी जरूर देखी होगी जो लोगों को मारता है और अचानक कहीं गायब हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सीरियल किलर देखा है इंसानों को मारकर हंसकर उसकी कहानी दूसरों को बताता है? आज की जो हमारी कहानी है वो कुछ ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी है जो लोगों को मारता है और जब उससे पूछताछ करी जाती है तो वो हंस हंस कर और बिस्किट मांग मांग कर उस कहानी को अपनी जुबानी बताता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं हूं एनी गौतम और लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या एक महज 8 साल का बच्चा इतने बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है या इतनी बड़ी एक हैवानियत का एक जीता जागता सबूत बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1998 में। बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक गांव पड़ता है मुसहरी। उस गांव में एक परिवार रहता है जो बहुत ही सीधा साधा परिवार होता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपनी दिन की रोटी का जुगाड़ करता है। इस तरीके से ही वो परिवार रहता है। अब 1998 में उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बड़ी खुशी मनाई जाती है, आसपास के लोग भी उस खुशी में शरीक होने के लिए आते हैं और उस बच्चे का नाम रखा जाता है अमरजीत साडा। अब ऐसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और समय आ जाता है सन 2006 में। अमरजीत लगभग 8 साल का हो चुका था और उसकी एक बहन होती है जो लगभग 6 साल की थी। इसी तरीके से वो सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक दिन खबर आती है कि जो अमरजीत साडा है उसकी जो बहन होती है उसकी लाश मिलती है और पूरे गांव में दहशत फैल जाती है कि ऐसा क्या हुआ इस बच्ची के साथ। छोटी सी बच्ची है, महज 6 साल की, किसने उसके साथ कुछ ऐसा करा? क्योंकि उसकी जो बॉडी मिली थी उस पर सर पर बहुत ज़ोर से वार किया गया था। कई जगह उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ इस बच्ची के साथ, क्या ऐसी हरकत हो गई जो इस बच्ची का ऐसा हाल हुआ। अब शाम हो गई थी, शाम को सभी लोग घर में आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन से ही इस परिवार की वो बच्ची थी वो अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उनके बिहेवियर में एक अजीब सी शांति होती है। मतलब वो उसकी ज़्यादातर खोजबीन नहीं करते हैं और ना ही पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। ये बात गांव वालों को भी कुछ अजीब लगती है लेकिन गांव वाले कुछ बोलते नहीं हैं। लगभग 3 से 4 महीने के बाद उसी परिवार के एक बच्ची और गायब होती है और उस बच्ची की भी ऐसे ही हत्या कर दी जाती है। अचानक लोगों को जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो लोग फिर से अचंभे में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया है इस गांव में जो ऐसे छोटी छोटी बच्चियों की हत्या होनी शुरू हो गई है। पहले तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे ही उस परिवार में जब वो दूसरी बच्ची गायब होती है और उस परिवार का कोई भी शख्स पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करवाता है तो गांव वाले भी इस चीज़ से अचंभे में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसी परिवार की 2 लड़कियां गायब हैं। अब ऐसे ही फिर समय ऐसे ही चलने लगता है, फिर बातों को भुला दिया जाता है और फिर से ज़िंदगी पटरी पर आने लगती है। धीरे धीरे फिर से उस गांव में खुशी का माहौल आने लगता है और ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। अब कुछ महीने बीतने के बाद उसी पड़ोस की एक अन्य महिला होती है। उस महिला की एक साल की बच्ची होती है। वो महिला अपनी बच्ची को, एक प्राइमरी स्कूल होता है पड़ोस में ही, उस प्राइमरी स्कूल में अपनी बच्ची को दूध पिला रही होती है। अब वो अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी तो उसी टाइम पे वो कुछ सामान लेने के लिए घर पे जाती है और बच्ची को वहीं पर सुला के चली जाती है। जैसे ही वो स्कूल के गेट से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसे अमरजीत दिखाई देता है। अब जैसे ही वो कुछ देर के बाद वापस आती है, वो वहाँ पर आते ही शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसकी जो बच्ची होती है जिसका नाम खुशबू था वो वहाँ पर नहीं होती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इस बात को जैसे ही उसकी माँ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इधर उधर घूमने लगती है, अपने बच्ची की तलाश करने लगती है। कुछ गांव वालों को बुलाती है, गांव वाले भी उसकी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो महिला थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब 2 से 3 घंटे उसे तलाश करते हुए हो जाते हैं तो वो ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ के जो नज़दीकी थाना होता है उसमें अपनी बच्ची की रिपोर्ट लिखवाने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही वहाँ पर वो जाती है और अपनी पूरी स्थिति बताती है, अपनी बच्ची के बारे में बताती है, तो पुलिस उस गांव में आती है। अब गांव में आने के बाद पुलिस जो थी वो पूछताछ करती है और उस बच्ची के बारे में सबसे जो आस पड़ोस वाले होते हैं उनसे पूछताछ करी जाती है।
जैसे ही उसकी माँ से पूछताछ करी जाती है तो उसकी माँ बोलती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान था, वो था ये बच्चा। जब मैं वहाँ से निकली तो अमरजीत उस स्कूल के गेट पर था और जैसे ही मैं वहाँ घर से आई तो ये बच्चा वहाँ से गायब था। वो महिला सिर्फ एक ही बात बोलती रहती है कि अमरजीत को ही पता होगा। अब ये बातें जब चल रही होती है तो पुलिस वाले पहले तो उसे इग्नोर कर देते हैं कि ये महज 8 साल का बच्चा क्या ही जान सकता होगा, उसे तो ये भी नहीं पता कि आखिर हत्या होती क्या है, किसी को मारने के बारे में वो सोच भी कैसे सकता है। अब ये सारी बातें जब चल रही थी तो पुलिस वाले उस महिला की गलतफहमी दूर करने के लिए अमरजीत को अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही अमरजीत उनके पास आता है तो वो उसे बोलते हैं कि बेटा, क्या आपको पता है खुशबू कहाँ है? जैसे ही पुलिस वाले उसे बोलते हैं तो अमरजीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी कुछ अजीब सी ही दिखाई देती है। वैसे तो वो बच्चा बहुत शांत रहता है, लेकिन जब उससे कोई बात करता है या उसके साथ कुछ ऐसी पूछताछ करता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जब पुलिस 2 से 3 बार उससे पूछती है तो बार बार उसका एक ही रिएक्शन होता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब पुलिस उस बात को इग्नोर करती है और सोचती है कि इसे कुछ नहीं पता है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही पुलिस वाले जाने के लिए मुड़ते हैं तो अमरजीत पीछे से बोलता है कि बिस्किट खिलाओगे तो बताऊंगा। पुलिस वाले उसके पास आते हैं और अचंभे से उसे देखते रहते हैं। गांव में से ही एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया जाता है और अमरजीत को दिया जाता है। अमरजीत उस बिस्किट के पैकेट को खोलता है और बिस्किट खाने लगता है। फिर से पुलिस वाला उसे पूछता है और बोलता है, अब बताओ बेटा, खुशबू कहाँ है? उसके बाद अमरजीत बोलता है कि खुशबू को मैंने सुला दिया है। इतना कहने के बाद पुलिस वाला भी अचंभे में पड़ता है और पूछता है कि कहाँ सुला दिया? तो फिर उसके बाद अमरजीत बोलता है, पहले बिस्किट खिलाओ फिर बताऊंगा। फिर से दोबारा बिस्किट का पैकेट मंगवाया जाता है और अमरजीत को दिया जाता है। अमरजीत फिर से उस बिस्किट के पैकेट को खोलता है और फिर से बोलता है। अब पुलिस वाले बोलते हैं, चलो हमें दिखाओ खुशबू को कहाँ सुलाया है। अब अमरजीत आगे आगे चल देता है और पुलिस वाले और अन्य गांव वाले उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जैसे ही मोहल्ले से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले के बाहर निकलते ही एक खाली प्लॉट होता है। उस प्लॉट में थोड़ी सी कुछ झाड़ियाँ होती है, घास फूस होता है। तो अमरजीत एक जगह जाता है जहाँ पर कुछ घास फूस का एक टीला सा बना होता है। उस टीले में से जैसे ही वो घास पत्ते और जो भी चीज़ें पड़ी होती है वो उठाई जाती है तो वहाँ पर खुशबू की डेड बॉडी पड़ी होती है। और जब वो पुलिस वाले उसे देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो सोचते हैं कि मात्र 8 साल के बच्चे ने इतने बड़े कांड को अंजाम कैसे दिया। अब पुलिस वाले इस अचंभे में पड़ जाते हैं और फिर से अमरजीत से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि अमरजीत कुल 8 साल का होता है तो उससे वो उस लहजे में भी नहीं पूछ सकते थे कि जैसे एक कातिल से एक कत्ल के बारे में पूछा जाता है। तो अमरजीत से वो पूछना शुरू कर देते हैं। अमरजीत से पूछते हैं कि बताओ बेटा, खुशबू को तुमने क्यों मारा? अमरजीत बोलता है कि मुझे लोगों को दुख में देखता और जब इनका खून निकलता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अब जब अमरजीत ये सारी बातें बोलता है तो पुलिस सोचती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, शायद इसके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसीलिए ये सब इस तरीके से बता रहा है। अब पुलिस उसे थाने ले जाती है और थाने में जाकर उससे पूछताछ करते हैं। इसी के साथ ही पुलिस उन 2 लड़कियों के पेरेंट्स को भी बुलाती है जो पहले गायब हुई थी। अब वो भी फैमिली वहाँ पर थी और अमरजीत भी पुलिस वालों के सामने था। इस तरीके से पुलिस वाले अमरजीत से पूछते हैं कि बताओ बेटा, जो तुम्हारी बहन थी उसको भी तुमने ही मारा है? तो अमरजीत बताता है कि पहले बिस्किट दो तब बताऊंगा। फिर से अमरजीत को एक बिस्किट का पैकेट दिया जाता है और अमरजीत से पूछा जाता है। अमरजीत बताता है कि हाँ, उनको भी मैंने ही मारा है। अब पुलिस बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि हाँ, इसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि बच्चा इस तरीके से बोल रहा है और बिना भय के बोल रहा है। उसे कोई भी डर नहीं था, उसे किसी कानून का डर नहीं था, उसे किसी पुलिस का डर नहीं था, उसे कुछ नहीं पता था कि आखिर उसने किया गया था। इस तरीके से वो पूरी कत्ल की कहानी बता देता है। पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि इतने छोटे बच्चे को वो ना तो जेल भेज सकती थी और ना ही उसे बाल सुधार गृह में भेज सकती थी, क्योंकि वहाँ पे भी इतने छोटे बच्चे के लिए रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी।
अब पुलिस कोर्ट जाती है और कोर्ट में जो जज होते हैं उनको सारी बातें बताती है। जज के सामने भी ये समस्या होती है कि किसी भी बाल सुधार गृह में एक बच्चे को अगर रखा जाता है तो महज 3 साल के लिए ही उसे वहाँ पर हम रख सकते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जब जज से इसी सारी कहानी दोबारा बताते हैं, दोबारा उन्हें क्लियर करते हैं, तो वहाँ के जो जज होते हैं वो फैसला लेते हैं कि जब तक ये बच्चा लगभग 18 साल का ना हो जाए तब तक ये बाल सुधार गृह में ही रहेगा। उस बच्चे के लिए बाल सुधार गृह में भी एक अलग से एक कमरा बनाया जाता है जो वहाँ के डॉक्टर्स और अधिकारियों की देखरेख में होता है। इस तरीके से वो बच्चा वहाँ पर रखा जाता है। बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो उस बच्चे से वहाँ पर मिलने जाते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो दरअसल ये जो बच्चा है ये एक कंडक्ट डिसऑर्डर बीमारी से पीड़ित है। अब जब उस बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो उस बच्चे का प्रॉपर इलाज किया जाता है। उसके बाद जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसका नाम और पहचान बदल कर उसे वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। अभी भी उसका ये पता नहीं है कि वो हमारे देश के किस कोने में और कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये थी आज के जो दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपने कभी ऐसे सीरियल किलर की कहानी देखी है। तो दोस्तों चलिए आपसे विदा लेती हूँ। आगे फिर से मिलती हूँ ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।